नमस्कार। बीटेक के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन क्लास क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आपको हेल्प करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने में। तो आज का जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है, हम बॉन्ड ऑर्डर को क्यों निकाल रहे हैं और इस वैल्यू को हम कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिल सकती हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई आयन है तो आयंस के लिए भी हम किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ हम मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है कि जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये आपको कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, कैसे पहचानेंगे। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होंगे उनमें स्टार नहीं लगा है और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल्स हैं वहां पर स्टार लगा होता है। इसको माइनस करने के बाद क्या करना होता है, आपको 2 से डिवाइड करना होता है, यानी आपको पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं। तो करके देखते हैं इसे कि हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है और क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या करना है, हमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, हम करके आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल को लिखना होगा। तो अगर हम देखिए किसके लिए लिख रहे हैं, अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो ये है 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं सिग्मा 1s2। फिर कैसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे। फिर कैसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं सिग्मा 2s2 ऐसे। फिर कैसे लिखते हैं सिग्मा स्टार 2s2। फिर कौन सा ऑर्बिटल आता है, फिर आता है पाई टू पी एक्स। एंड फिर कौन सा ऑर्बिटल आता है, फिर आता है पाई टू पी वाई। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n2। एंड लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल आता है, सिग्मा 2p z और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। देखिए काउंट कर लीजिए 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सपोज करिए निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किसके लिए, हमें कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन के लिए। तो अब आप देखिए ये ऑर्बिटल आपका बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। कैसे पहचाने, देखिए स्टार इस पर नहीं लगा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया, 8 हो गया और 8 के बाद ये 2 10। यानी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो 10 माइनस 4। और देखिए डिवाइड कितने से करना होता है, 2 से। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 6/2 का मतलब हो गया 3। यानी अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी ऐसा। इसी तरह ऑक्सीजन का भी हम निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई ऑक्सीजन के लिए निकाल के दिखाइए, तो ऑक्सीजन के लिए भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखिए ऑक्सीजन का मुझे जब निकालना होगा तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कितना इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम सभी सिग्मा 1s2। फिर कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिग्मा स्टार
1s2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा 2s2 लिखेंगे, फिर कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2 लिखेंगे, फिर कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिग्मा 2pz2। क्यों मैं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो 16 इलेक्ट्रॉन है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होता है, तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया है। फिर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, फिर देखिए ऑर्बिटल आएगा पाई 2px, एंड फिर कौन सा ऑर्बिटल आता है पाई 2py। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 ही रहती है। इसके बाद अभी देखिए 14 इलेक्ट्रॉन ही हुआ है, तो अब देखिए फिर से पाई स्टार 2px लिखिए, फिर कौन सा ऑर्बिटल लिखिए, फिर लिखिए पाई स्टार 2py लिखिए। 14 हो चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन 15 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 16 हो गया, ऐसा। अब अगर इसके लिए मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं यहाँ किनारे निकाल देता हूँ, यहाँ पे निकाल देखिए मैं इसकी प्लान से टॉप कर रहा हूँ। देखिए अब मान लीजिए इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो भाई लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर, लिख देते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए निकाल रहा हूँ, ये बॉन्ड ऑर्डर मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए, ये निकाल रहा हूँ मैं ऑक्सीजन के लिए। तो देखते हैं, देखिए ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये इतने ऑर्बिटल बॉन्डिंग से इसमें। तो देखिए 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन, 6, 8, 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन किसमें हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है, तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए। बाकी देखिए, बाकी एंटी बॉन्डिंग देखिए, ये है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये 4 हो गया, 5वां इसमें है, 6वां इसमें है, तो यानी 10 - 6 और टोटल 16 होने भी चाहिए, तो 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 से 4 माइनस करोगे, 10 से 6 माइनस करो 4 आएगा, एंड 4/2 हो जाएगा, इसका मतलब। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर देखिए नाइट्रोजन के लिए 3 आता है और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया। अब जो अगली स्लाइड है, अब अगली स्लाइड यहाँ देखिए कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है, हम एक्चुअली में बॉन्ड ऑर्डर निकाल क्यों रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने से भी क्या क्या फायदा होने वाला है, इस बात को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हम बॉन्ड ऑर्डर जो निकाल रहे हैं इससे हमें क्या क्या बातें समझ में आएंगी। तो अब देखिए भाई निकालने का क्या मतलब है, तो अब देखिए सबसे पहली बात क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस को बताएगा। कोई भी मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है अथवा नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बात हमें कहां से पता चलेगी, ये बात हमको पता चलेगी जब हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हेल्प्स टू प्रिडिक्ट about the molecule can exist in nature, यहाँ मॉलिक्यूल छूट गया है, आप मॉलिक्यूल यहाँ बढ़ा दीजिएगा, about the molecule can exist in nature or not, यानी ये बताएगा कि मॉलिक्यूल जो है नेचर में एग्जिस्ट करेगा अथवा नहीं करेगा। इफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है, देन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, इसका मतलब है मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे देखिए हीलियम के लिए, अगर आप हीलियम के लिए कभी आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया है हीलियम मॉलिक्यूल के लिए, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसका मतलब है कि हीलियम मॉलिक्यूल जो है ये आपका नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, यानी एटम्स के बीच कितने कोवैलेंट बॉन्ड है इसकी, ये ऑटो सेव हो रहा है, थोड़ा सा मैं रुक जा रहा हूं। हाँ ओके, तो दूसरा पॉइंट देखिए, ये दो एटम के बीच कितनी संख्या में कोवैलेंट बॉन्ड पाए जा रहे हैं इसकी संख्या भी ये बताता है। तो देखिए लिखा गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज अ होल नंबर, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कोई होल नंबर है जैसे 1, 2 या 3 इस प्रकार से है, तो देन इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स in between the two atoms, in between the two atoms, दो एटम्स के बीच में ये क्या करेगा, दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या को बढ़ाएगा। जैसे अगर मान लीजिए बॉन्ड
ऑर्डर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर 2 है तो मतलब दो एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर 3 है तो इसका मतलब है दो एटम के बीच ऐसे ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। लेकिन ये तभी बता पाएंगे जब इसकी वैल्यू होल नंबर में पाई जाएगी। ये पॉइंट भी हो गया। तीसरा तीसरा हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें लिखा गया है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू वन कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी बिटवीन द टू और मोर एटम्स। दो या दो से अधिक एटम के बीच में हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। यानी बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी एक दूसरे के किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल फॉर्म में पाए जाते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। चौथा पॉइंट, हम बॉन्ड ऑर्डर की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में उसकी बॉन्ड लेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो लिखा गया है one an important application of value of bond order is used to compare the bond length between the molecules। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, किस तरीके से, तो यहां पर देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अधिक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अधिक है तो इसका क्या सेंस होता है, इसका ये सेंस होता है कि एटम्स के बीच में परफेक्ट ओवरलैपिंग है। और बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बॉन्ड लेंथ देखिए क्या है, दो एटम के बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो अगर देखिए परफेक्ट ओवरलैपिंग है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होता है। और वहीं पर अगर एटम ऐसे हैं जिनमें परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है, ऐसा यानी इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है भाई, अधिक है। ऐसा इस तरीके से अगर बॉन्ड लेंथ अधिक है मतलब स्टेबिलिटी कम। क्लियर है, यानी अब कहने का ये सेंस है कि जिसका स्टेबिलिटी कम होगा, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, उसके लिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी। यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर से हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो उसका अधिक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। तो ये दो चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को और साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ को। तो ये दो हमने 4 पॉइंट आपको बताए हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है और किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं। देखिए आगे की स्लाइड में मैंने क्वेश्चन दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए कौन कौन से हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन से हम लेने वाले हैं मॉलिक्यूल्स को। तो देखिए पहला जो मॉलिक्यूल्स मैं लेने वाला हूँ वो मॉलिक्यूल हमारा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट वन इज अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। और जो दूसरा मैं लेने वाला हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल है वो हमारे पास है N2 पर मैं क्या लगा रहा हूँ, एक प्लस चार्ज लगा देता हूँ। चलो N2 पर एक प्लस चार्ज लगा देता हूँ ऐसे। तो दूसरा N2 पर प्लस चार्ज के साथ है। तीसरा नाइट्रोजन का ही है और एक माइनस चार्ज लगा देते हैं, चलो ऐसे। और एक और हमारे पास है और वो जो मॉलिक्यूल है उस पर मैं N2 पर 2 माइनस कर देता हूँ, तो ऐसे। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी के रखना है। तो देखिए हम कैसे रख सकते हैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसकी स्टेबिलिटी को। तो सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी लोग लिख लो। तो भाई नाइट्रोजन के लिए भी लिखा भी था हम लोगों ने कि भाई सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, ये सबको याद हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अभी आपको याद नहीं हो पाया है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पाई 2px पहले आता है और फिर क्या आता है पाई 2p आता है ऐसा, और दो इलेक्ट्रॉन के साथ देखिए ऐसे।
और फिर क्या आएगा, फिर आएगा सिग्मा 2p Z2 आएगा। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लिखा गया तो लिख लीजिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 4 6 8 10 12 एंड 14 हो गया। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। इसके लिए जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जब कैलकुलेट आप करेंगे यहाँ पर तो लिख देते हैं भाई बॉन्ड ऑर्डर। तो अभी देखिए हम पीछे करके दिखाए हैं। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। मैंने 3 लिख दिया सीधे सीधे। N2 प्लस, प्लस होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम। तो एक इलेक्ट्रॉन कम कहां से करिए, यहां से कर दीजिएगा, यानी सब कुछ सेम लिखिएगा, ये यहां से यहां तक सेम लिखिएगा। बस क्या करिएगा, यहाँ पर सिग्मा 2p Z1 कर दीजिएगा ऐसे। और इसका जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, इसका जब आप निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, जब आप निकालने जाओगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5। कैसे 2.5 कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं दिखा देते हैं। देखिए 2 4 6 8 और एक 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्डिंग में हो जाएगा ऐसा, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है ऐसा। 9 और 4 13 है, और डिवाइडेड बाई कितना है, 2 से है, और ये कितना हो जाएगा 2.5, ये वैल्यू आनी चाहिए ऐसा। N2 माइनस, N2 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 15 इलेक्ट्रॉन अगर हो गया है तो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जो आयंस होते हैं एक्चुअल में ये डेरिवेटिव होते हैं मॉलिक्यूल के। तो जो मॉलिक्यूल के लिए हम अडॉप्ट करते हैं सीक्वेंस, वही सीक्वेंस आयंस के लिए भी अडॉप्ट होता है। तो यानी सब कुछ सेम होगा, यानी कहने का मतलब है आपको सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे लिखना होगा, सिग्मा 2s2 लिखना होगा, सिग्मा स्टार 2s2 लिखना होगा। फिर आपको सब कुछ वही काम करना है, बस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो ऑर्बिटल की संख्या बस बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा, साथ ही साथ पाई 2p y2 हो जाएगा, साथ ही साथ सिग्मा 2p z2 हो जाएगा। अब जो ऑर्बिटल आएगा वो स्टार वाला है, तो पाई स्टार 2p x लिखेंगे और पाई स्टार 2p y लिखेंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसमें जाएगा ऐसे। तो अब इसका निकालना चाहेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 और 10, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 5 होंगे। तब देखो भाई 2 2 4 और एक 5, तो 5 हो जाएगा ऐसा। ये हम निकाल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्या निकाल रहे हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर। 10 माइनस 5/2, फिर से 2.5 आएगा, इसके लिए भी 2.5 आ रहा है। अब कौन सा बचा भाई, N2 माइनस, N2 2 माइनस, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसको यहाँ मिटा करके मैं नीचे से लिख करता हूँ। मिट गया, चलिए काफी कुछ मिट गया है इसमें। तो सिस्टम हैंग कर रहा है, जल्दी मिट नहीं रहा है, मैंने मिटा दिया। चलो पर नीचे कर देते हैं, हो गया ठीक। ओके, तो अब देखिए फिर से पर नीचे कर देते हैं। तो अगला जो मॉलिक्यूल हमारे पास था वो मॉलिक्यूल N2 2 माइनस था, तो N2 2 माइनस था। तो N2 2 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या हो गई है 16 ऐसे। तो 16 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो सब कुछ देखिए सेम होगा, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो मैं देखो सब कुछ सेम ऐसे लिखना होगा, और बस लास्ट में क्या करना होगा, तो मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप जान गए हैं। तो यहाँ तक देखो सेम होगा, बस लास्ट में क्या हो जाएगा, पाई 2px1 हो जाएगा, और पाई 2py स्टार वाला ऑर्बिटल है, पाई स्टार है, पाई स्टार 2py 1 हो जाएगा ऐसा। यानी इस ऑर्बिटल में ही एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो अब निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालने चाहोगे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर में देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी एंटी बॉन्डिंग में, यदि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है ऐसा। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है, तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ने मतलब 6 हो गया होगा, और डिवाइड बाई 2। 6 कैसे होगा तो समझ रहे हो ना, देखो 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ एक यहाँ, तो 4 5 और 6, तो 6 हो जाएगा। यानी इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, तो इसके लिए वैल्यू आएगी 2 ऐसा। अब देखिए
इसके लिए देखिए वैल्यू कितने हैं, 3 है, इसके लिए 2.5 है, इसके लिए 2.5 है और इसके लिए वैल्यू है 2। अगर अब हमें इसे अरेंज करना है तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं स्टेबिलिटी के फॉर्म में। तो देखिए सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी दिखाई दे रही है, देखिए सबसे अधिक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है किसकी, नाइट्रोजन की। क्यों भाई, क्योंकि सबसे अधिक इसका बॉन्ड ऑर्डर है। इसके बाद देखिए 2.5 वाला कौन है, तो 2.5 वाला कौन है, तो N2+ है, कैसे, और N2+ की प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो N2- का भी उतना ही है, यानी इन दोनों के बीच में बराबर की साइन लगाइए ऐसे। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम देखिए किसका है भाई, तो N2 का सबसे कम है। तो इस तरीके से आप क्या लगा सकते हैं, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगली जो हमारी स्लाइड है, जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी देखने जा रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो हमेशा हम दो तरह के बिहेवियर को देखते हैं। या तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, या तो मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा बिहेवियर में, या तो मॉलिक्यूल आपका बिहेवियर में होगा पैरामैग्नेटिक, ऐसा बिहेवियर करेगा, या कैसा बिहेवियर होगा, डायामैग्नेटिक। कैसे हम इसको बता पाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखना है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। कैसे देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई बताइए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर आपके पास है इसका बिहेवियर कैसे होगा, तो मैं कहूंगा भाई कुछ नहीं करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, रिवर्स लिख दो। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यही है भाई। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखिए आपका कैसा है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड है, तो देखिए क्या पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब फुलफिल्ड है, तो यानी इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर देखिए कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब वहीं पर अगर हमसे कोई कहेगा कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका बिहेवियर कोई हमको बताए कैसा होगा, तो मैं कहूंगा भाई ऑक्सीजन है तो भाई इसका लिख करके देख लो। अगर इसका लिख करके देखोगे तो कैसा हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा, ऐसे सिग्मा 2s2 हो जाएगा इस प्रकार से, फिर कैसे हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, और फिर सिग्मा 2pz2 हो जाएगा, फिर आएगा पाई 2px आएगा, फिर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, पाई 2p आएगा, ऐसा। और स्टार वाले ऑर्बिटल यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसकी बात आएगी, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, ऐसा। अब देखो भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखना है, तो देखिए सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यही है, देखिए अब इसको देख लीजिए भाई, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये अनपेयर्ड है, यानी इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो इसका बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। तो आसानी से बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका बिहेवियर में डायामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन बिहेवियर में कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख करके, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या अनपेयर्ड है तो उस समय इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक बताइएगा। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पेयर्ड है या फुलफिल्ड है तो उसका बिहेवियर कैसा बताइएगा, डायमैग्नेटिक बताइएगा। ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।